चलिए, ये मैं असाइनमेंट 12 101 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, कोई भी इसको रेफर कर सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमको दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज गिवन है। हमको पता है कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, तो उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज होने पे, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी के नेगेटिव चार्ज होने पे। जैसा कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में कि 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ओके, अब 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो हमको पता है कि Q इज इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है, ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो है प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अब इसने क्या बताया, Q इज इक्वल्स टू एन ई है, तो 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, मतलब -1। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी का मतलब है दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, राइट। एन इनटू, हमने आपको बताया था कि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज गिवन होगा तो आप ई की वैल्यू को नेगेटिव रखिएगा, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, सो n इज इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। ओके, सो दिस विल बिकम 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19, 425 जा एंड 4 4 जा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो हमने ने एक यहाँ पे 10 ले लिया था हमने, ये 10 होता है, 100 कर लिया तो ये 10 की पावर 18 हो जाएगा। तो 25.4 होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे, क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज के हिसाब से बताई जा रही है। ठीक, दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ट्रू ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसका आंसर जो है रिपल्शन है। अगर आप चाहें तो आप इसको बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखा है, जो कि छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, कि जो ट्रू टेस्ट ऑफ रिपल्शन है वो आपका ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो आपका रिपल्शन होता है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है क्या ना, बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, क्या किसी भी बॉडी के पास चार्ज 0.8 इंटू 10 की-19 कूलम हो सकता है क्या? तो इसने कहा कि Q इज इक्वल टू होता है एम ई। ओके, नाउ पॉइंट ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, पॉइंट ऑफ 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 10 की पावर -19, दिस विल कट 0.8 and 16, this will become 1/2, right? 1/2 value will come and it will be a 0.5. Now this is the value of n, which is not possible। हमने आपको बताया था कि n तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, अगर n इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसने कहा n हैज टू बी, इसने बोला n हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ओनली। ठीक, n को जो है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की इंटीजर होना चाहिए। अब n की वैल्यू जो है 0.5, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है अ बॉडी कैन नॉट हैव, इसका मतलब ये हुआ अ बॉडी कैन नॉट हैव 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज इन इट। अब बॉडी के पास, खुद के पास 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट पार्ट, टू आइडेंटिकल मेटालिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्क्वायर्स of exactly equal masses are taken. One is given a positive charge Q are and the other are equal negative charge. Their masses after charging are different, right? ये तो मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप जरा समझिए। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जरा समझिए। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर कोई एक बॉडी है, ठीक, और एक बॉडी ये आपके पास यहाँ पे है, ये बॉडी के पास लेट सपोज कोई 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 47 प्रोटॉन और 47 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर हम इस पर्टिकुलर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराते हैं, ठीक, तो बिफोर ट्रांसफर, अगर हम बात करें यहाँ पे बिफोर ट्रांसफर की, तो बिफोर ट्रांसफर में मास एम ए है, इनका मास एम बी है।
और टोटल मास की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, एम ए प्लस तुम्हारे पास एम बी हो जाएगा, ठीक। और अगर हम आफ्टर ट्रांसफर देखें, और अगर हम आफ्टर ट्रांसफर देखें तो बॉडी ए में क्या हो जाएगा, एम ए डैश हो जाएगा मास, ये हो जाएगा एम ए माइनस 3 ऑफ एम ई, इसका मास हो जाएगा एम बी डैश, और ये हो जाएगा एम बी प्लस 3 एम ई, ओके। देन जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा एम ए डैश प्लस एम बी डैश, राइट। तो ये हो गया है एम ए माइनस 3 एम ई, ये हो जाएगा आपका एम बी प्लस 3 एम ई, ठीक। प्लस 3 एम ई माइनस 3 एम ई कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम टी डैश इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी। आप जरा समझिए कि जब चार्ज ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है, अब ये समझिए कि जब आपके पास चार्ज ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाने के बाद जो बॉडी ए है, जो बॉडी ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसका मतलब है कि 50 प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 47 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। और जो बॉडी आपकी बी है, इस बॉडी पे 47 इलेक्ट्रॉन में ऐड हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और अब ये हो गए 50 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 50 इलेक्ट्रॉन है ये 47 प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, ओके। जो 50 इलेक्ट्रॉन है 47 प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए, मतलब ये बॉडी बन गई एन टी बी। तो हमने ये देखा कि एम बी डैश जो है वो एम बी से ज़्यादा है, ठीक। और जो एम ए डैश है वो एम ए से कम है। इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ रहा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ रहा है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास बढ़ता है, और अगर कोई बॉडी न्यूट्रल चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो उसका मास घटता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती है, ठीक है, तो बॉडी बी बन गई है अब एन सी बी, और बॉडी ए बन गई है तो आप पी सी बी है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसका मास 100% घटेगा। और अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई है तो इसका मास हमेशा बढ़ेगा। तो इसने कहा कि देयर मासेस आर आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट, यस देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग विल बिकम डिफरेंट, ठीक है। वन ऑफ द मास विल इंक्रीज, अनदर विल डिक्रीज। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अब आप चाहे इसे थ्योरेटिकली दे दीजिए और चाहे आप इसे उस तरीके से दे दीजिए न्यूमेरिकली, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ प्लस 10 की पावर माइनस 12 कूलम, so q is equals to 10 की power minus 12 coulomb is the charge, right? Does it contain more or less number of electron as compared with the neutral state? Since body is positively charged, सिंस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब ये हो गया कि Q ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ बॉडी में क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं बॉडी वर्ड बोल दे रहा हूँ, आपको चार्ज का वैल्यू तो ध्यान देना, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बात समझिएगा, अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि it contains it contains less number of electron, it contains less number of it contains less number of electrons as compared to as compared to its neutral state, as compared to its neutral state, right? ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर तो हमने बता दिया कि न्यूट्रल स्टेट कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्रोवाइड डिस्चार्ज, ठीक। अब Q इज इक्वल्स टू एन ई कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 19, ओके। तो 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन अभी किया था क्वांटाइजेशन को, ठीक है, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बताया इसने कहा कि देखिए क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19 में से 12 गया 7, ठीक, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 6, एंड दिस वैल्यू विल बिकम 6.25 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर, ये आ गया 6, हाँ 6, और ये इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसने कहा कि ये बॉडी 10 की 6.25 इंटू 10 16 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और ये बॉडी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगी 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसने कहा कि डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मतलब डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये हो गया है अपना बी पार्ट, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। एन इबोनाइट रॉड इज रब विद वर्क,
जब भी इबोनाइट रॉड रब होती है तो वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। जब भी इबोनाइट रब होती है वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। और फर बन जाता है तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी इबोनाइट रब होती है फर के साथ तो वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज और फर बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। द इबोनाइट एवरेज फाउंड टू हैव अ चार्ज दे भी रखा है इन्होंने, फिर भी अगर ना दे रखा हो याद रखिएगा। 3.2 into 10 की पावर -8 कूलम। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू Q इज इक्वल्स टू NE के हिसाब से माइनस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल्स टू n इंटू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ज़्यादा प्लस माइनस का चक्कर मत रखिएगा, देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस का चक्कर बिल्कुल मत रखिएगा आप। उसने क्या बताया, उसने कहा कि -3.2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ओके, -3.2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू n। सॉल्व किया, ये नेगेटिव हो गया, ये 2 इंटू 10 की पावर -8 और 10 की पावर -9, ठीक। तो ये बचा क्या इतना, 2 इंटू 10 की पावर -9 में से 1 मतलब 11, ठीक। इतना जो है इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास यहाँ पे रहेगा, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इबोनाइट रॉड, तो इबोनाइट रॉड को ट्रांसफर हुआ होगा, फर्क से ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक। अब इन्होंने कहा कि फर के पास कितना चार्ज है, तो इन्होंने कहा कि चार्ज ऑन फर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज, ठीक है। इतना चार्ज फर के पास हो जाएगा। नेक्स्ट, two identical conducting spheres are charged by induction and then separated by large distance, right? So sphere 1 के पास, sphere 1 के पास चार्ज कितना है, प्लस q है, ठीक। स्फीयर 2 के पास चार्ज कितना है, ये माइनस क्यू है, ओके। और थर्ड स्फीयर इज इनिशियली अनचार्ज, तो थर्ड स्फीयर जो है वो क्या है, अनचार्ज है। इस स्फीयर 3 इज टच्ड टू स्फीयर 1, तो इन्होंने कहा कि व्हेन जो है S1 इज टच, F1 एंड S3 आर टच्ड, अगर इन लोग को आपने टच किया है, ठीक है, अगर आपने इन लोगों को टच किया है तो क्या होगा, थोड़ा देखिएगा। अगर आपने इन लोगों को टच किया है S1 और S2 को, तो ये S1 अब इस पर आएगा कुछ नया चार्ज, ठीक है, और ये S3 इस पर भी आएगा कुछ नया चार्ज, तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q3 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3 by 2, okay, so Q plus 0 by 2, this would be Q by 2. Now the new charges would become Q by 2 and this will remain minus Q and this will become Q by 2. Now what they say is and separated and then touch to spare 2. तो उसने कहा कि when S1 and S3 are touched, when S1 and S3 are touched, जब इनको भी टच कर लिया गया, ओके, ये रहा, अब इन पे नया चार्ज किस पे, 2 वाला, ठीक है, इधर 2 वाले पे ले आते हैं, 2 वाला, और अब इस पे आ गया हमारे पास ये नया चार्ज, ठीक। अब जब इन पे नया नया चार्ज आएगा तो देखिए जरा, Q2 डबल डैश Q3 डबल डैश पे कितना आ जाएगा, Q2 डैश और Q3 डैश अपॉन 2, so minus of Q plus Q by 2 by 2, this will become, this will become minus of minus q plus q by 2. This will become minus of q by 2 by 2. Okay. Then this will become minus of q upon 4. Okay. So q1 double dash will be q by 2. q2 double dash will be minus of q by 4. And q3 double dash will be minus of q by 4. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो इनको तैयार रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आप प्रिपेयर रहिएगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक। सिंपल सा है, बस उठा के एवरेज निकालना होता है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ द थ्री स्क्वायर, तो दिस वुड बी द आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फाइनल चार्ज यहाँ पे हमने निकाला, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इन्होंने कहा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, कंटेन contain Na, Avogadro number of molecule, Avogadro's number of
मॉलिक्यूल, ठीक। तो 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23, तो 100 ग्राम में अब आई बात 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो निकाला 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 100/18। ओके, इसको उठा करके जो है सॉल्व किया गया कि भाई ये वैल्यू कितनी आएगी, तो पता लगा ये वैल्यू आएगी 33.44, 33.44 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने कहा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ पानी, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कर रहा होगा कितने, ये कर रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक। तो 33.44 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंसिडर करेंगे, 33.44 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे रहेगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि ये पूछा था इन्होंने कि हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब दो बातें पूछी, पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो ये आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। अब नेक्स्ट बात इन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो चार्ज कैरीड, इन्होंने कहा कि चार्ज कितना कैरी किया गया है ये बताएं। चार्ज कैरी किया गया है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। अगर हम बात करें Q इज इक्वल टू एन ई पे, तो n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज 33.44 इंटू 10⁻24, ओके। नाउ दिस वुड 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आती है, ये वैल्यू आती है तुम्हारे पास कितनी, 53.51 इंटू 10⁵, ठीक। सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 5.351 इंटू 10⁶ कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। इफ अ बॉडी इज चार्ज, अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, ठीक है, इफ अ बॉडी चार्ज बाय रबिंग, उसका वजन का क्या होता है। अभी बताया था कि न्यूट्रल बॉडी से अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे, मास भी तुम्हारा लॉस्ट होगा। और अगर न्यूट्रल बॉडी से एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास एज अ रिजल्ट मास भी तुम्हारे पास जो है गेन होगा, ठीक है। तो इसने कहा कि इस चार्ज बाय रबिंग, पर ये नहीं पता कि पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, ये पता नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो। अगर इस बात का कंफ्यूजन है तो दोनों केस मानने पड़ेंगे। तो इसने कहा कि ऑलवेज डिक्रीजेज, ऑलवेज इंक्रीजेज, रिमेन्स प्रिसाइसली द सेम, नहीं। इसने कहा ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। क्यों बनेगा आंसर नंबर सी, क्यों नहीं बनेगा ए और बी, क्योंकि ये पता नहीं है कि बॉडी कैसी है। अगर ये पता होता कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती नेगेटिवली चार्ज बनती तो बढ़िया था, पर हमें नहीं पता, ठीक। तो इन्होंने कहा कि इस वजह से तो मास गेन होगा, ठीक। मास गेन होगा तो फिर जी से मल्टीप्लाई करके विल गो फॉर दी वेट का भी गेन होगा, ठीक। तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम राइट हियर, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर। अब इसने कहा कि दो मेटालिक स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट में हैं, ठीक, दो मेटालिक स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट में हैं, और ये जो दो मेटालिक स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट में हैं, ठीक, दी मेटालिक स्फीयर्स आर देन सेपरेटेड, द स्फीयर व्हिच वाज इनिशियली फारदेस्ट फ्रॉम द, ये तुम्हारे पास ए, ये तुम्हारे पास बी। लेट्स सपोज ये रॉड लेके गए हम लोग, ठीक है, ये हम लोग रॉड लेके गए और इस रॉड को हम लोग नियर लेके गए, ठीक है, नियर नॉट टचिंग, नियर नॉट टचिंग, ये नजदीक है बट टच नहीं कर रहा, ठीक। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमको पता है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये तो टू स्क्वायर सा इंडक्शन फिनोमिना हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, इधर की तरफ जो है प्रोटॉन्स आ जाएंगे, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो है भाई फारदेस्ट है, ये तुम्हारे पास सबसे दूर खड़ा हुआ है अभी, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास नियरेस्ट है। बात समझ में आ रही है, ये नियरेस्ट है। अब इसने कहा कि the square which was initially farthest from the insulator will have। अब इन्होंने कहा कि इंडक्शन फिनोमेना ऑफ द टू स्पेयर्स कहता है कि भाई पहले लेकर के जाओ, पोलराइज करो, और उसके बाद उसको हटा देना एकदम से। तो इन्होंने कहा कि ए जो है वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ओके। ए कैसा बन जाएगा, ए बन जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज, ओके। और बी कैसा बन जाएगा, बी बन जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज। बी कैसा बन जाएगा,
बी बन जाएगा तुम्हारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में? बी बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने कहा कि द स्फीयर व्हिच वाज इनिशियली फास्टर दैट विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज, राइट? इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे सी। ये सब ऑब्जेक्ट याद रखिएगा अपने। नेक्स्ट, an uncharged metal object M is insulated from its surrounding. A positively charged metal sphere S is then brought near to M. अब इन्होंने कहा कि नियर लेकर के आए, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, ये M है, ठीक है? ये तुम्हारे पास अनचार्ज था, लिखा हुआ है अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर को लेकर के आए, अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर को लेकर के आए, तो इनके जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, हैं? और इनके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि एम वाले में तुम्हारे पास ये जो लेफ्ट साइड है वो तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा और जो राइट साइड होगा वो तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। और ये कौन है? ये तो एक मेटल स्क्वायर है। ये कौन है? ये मेटल स्क्वायर है एस, और ये ला करके नजदीक रखे गए हैं, टच नहीं किए गए हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? इसका आंसर बनना चाहिए सी, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, ठीक? अब इसने कहा यहाँ पे कि ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। बस समझिएगा। तो ग्लास रॉड कैसा बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है? और सिल्क कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक? तो ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज यूज्ड टू चार्ज अ गोल्ड लीफ। अब इसने कहा कि ग्लास रॉड विल चार्ज गोल्ड लीफ, राइट? ग्लास रॉड खुद पॉजिटिव है तो गोल्ड लीफ को भी कैसा बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा, ओके? अब इसने कहा ये जो गोल्ड लीफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज बन गई है, अब इसको एक्सरे से तुम्हारे पास एक्सपोज किया गया कुछ समय के लिए। अब बताओ क्या होगा? अब इसने कहा कि एक्सरेज के बारे में शायद अभी आप तो ज़्यादा जानते नहीं हो, बस आप इतना समझ लो कि एक्सरे की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लीफ से और निकलेंगे। इन्होंने कहा कि ड्यू टू दी एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज, इन्होंने बोला ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम लीव्स इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम लीव्स, ठीक? एंड it will become more positively charged, it will become more positively charged, ठीक है? वो और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? और अगर ज्यादा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो क्या मतलब हुआ? लीव क्या कर रहेंगी? अब लीव वहां पर डाइवर्ज करेंगी, फर्दर डाइवर्ज करेंगी, ठीक है? तो इसने कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ द लीव विल नॉट इफेक्टेड, नहीं, ऐसा नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ लीव कोलैप्स, नहीं। लीव मेल्ट कर देंगी, नहीं। लीव जो है और फर्दर डाइवर्ज करेंगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, अभी एक्सरेज के बारे में ज्यादा नहीं पता आपको, आने वाले समय में चैप्टर आएंगे उसमें आपको पता लगेगा एक्सरेज के बारे में, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। One metallic sphere is given positive charge where another metallic sphere B is of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. बॉडी A के पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, बॉडी B के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक? अब इन्होंने कहा सेम मास के, तो इन्होंने कहा बताइए कि मास ऑफ A एंड मास ऑफ B विल सेम रिमेन सेम। हमने आपको बताया था अभी भी कि अगर न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है तो मास घटता है। इसका मतलब मास ऑफ A will decrease and mass of B will increase, ठीक? अब मास ऑफ A डिक्रीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके? मास ऑफ B इंक्रीज का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना? डी, राइट? अगला सवाल। इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ओके? ऑलरेडी इसने कहा कि ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, causing its coil leaves to separate. When an object is brought near the top plate of the electroscope, the coils further separate. मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, if touches to positively charged electroscope, positively चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को टच करती है, ठीक है, लीव्स डाइवर्जेस फर्दर, ओके? लीव्स
डाइवर्जेस फर्दर, लीव फर्दर डाइवर्ज कर जाती है। बात समझिएगा, लीव फर्दर डाइवर्ज कर जाती है। ठीक, अगर आपको इसके लिए एक चाहिए हो डायग्राम, मैं डायग्राम भी आपको दे दे रहा हूँ। आप ये वाला डायग्राम देखिए। ठीक है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज, ये पहले कुछ एंगल था डाइवर्जेंस का, देन आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से टच किए तो लीव और फर्दर डाइवर्ज कर रही। ठीक है, तो इसने कहा कि अब वाइल सेपरेट कर रही है फर्दर, जबकि पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी गिवन द इलेक्ट्रोस्कोप से, इसका मतलब बॉडी में पॉजिटिवली ऑब्जेक्ट जो है जो लाए होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। ओके, अगला सवाल इसने कहा यहाँ पे कि ये तुम्हारे पास दो स्फीयर हैं, एक ए है और एक बी है। ओके, एक ए बना हुआ है और एक पास बी बना हुआ है। और इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के जाएं, अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के जाएं तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के जाएंगे तो ये सिचुएशन होगी कि ए वाली बॉडी पे डेवलप हो जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज और बी वाली बॉडी पे डेवलप हो जाएगा तुम्हारे पास कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये हम नज़दीक रखे हुए हैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पे। ठीक है, अब इसने क्या बताया, इसने कहा पहला पार्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर स्क्वायर्स आर सेपरेटेड। इसने कहा इफ रॉड इज मूव्ड, if rod is removed before squares are separated, before squares are separated, अगर रॉड को आप रिमूव कर दोगे स्पेयर्स को सेपरेट करने से पहले, ठीक है, then what would happen, these negative charge become will go back to its original square, और पॉजिटिव चार्ज हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे बट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक मूव नहीं करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जब स्क्वायर ए से स्क्वायर बी पे वापस आ जाएंगे तो दे विल रिस्टोर देयर न्यूट्रलिटी। ठीक है, दे विल रिस्टोर देयर न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो इन्होंने कहा बॉडी भी पहले न्यूट्रल चार्ज थे वो फिर से न्यूट्रल चार्ज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि रॉड को अगर आप स्पेयर को रिमूव करने से पहले ही हटा दोगे तो कोई फायदा नहीं, जो आपने काम किया वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगला, would the induced charges be equal in magnitude even if the squares had different sizes or different conductors। ठीक है, इन्होंने कहा बिफोर event they were neutral bodies, ये इवेंट होने से पहले वो न्यूट्रल बॉडीज थी, एंड आफ्टर इवेंट they will remain neutral bodies as a whole, they will remain neutral bodies as a whole। मतलब ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनके डिफरेंट साइजेस से, सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस इंड्यूस होंगे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तीसरे ऑप्शन की, व्हाट विल हैपन इफ द स्क्वायर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड द रॉड इज रिमूव्ड अवे। तो इन्होंने कहा कि जो पहली है ए वाली बन जाएगी तुम्हारे पास क्या, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और बी वाली क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये जो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इंडक्शन इन टू स्क्वायर्स का। ठीक है, अगला, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, ये कोई पर्टिकुलर बॉडी है और इससे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं टू अनदर बॉडी, किसी और बॉडी पे जा रहे हैं, इस बॉडी पे जा रहे हैं। ठीक, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। राइट, सिंस बॉडी ए लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बॉडी ए जो है वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, हमने कहा बॉडी ए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चार्ज गेन्ड बाय बॉडी ए। अब बॉडी ए पे कितना चार्ज आ जाएगा अगर लूज कर देगा तो, Q इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास NE। ओके, Q इज इक्वल्स टू NE। अब इसने अच्छा बोला क्या था, इसने कहा कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। तो इसने कहा बॉडी ए लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 की पावर 9 इन तुम्हारे पास 1 सेकंड। तो चार्ज गेन द बॉडी इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना बॉडी ने चार्ज गेन कर लिया। तो 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। इतना चार्ज कितना 1 सेकंड में तुम्हारे पास कर लिया। ठीक है, तो इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब 1 कूलम का चार्ज कितना चाहिए, तो इसने कहा 1 सेकंड में
ठीक है, बॉडी ए के पास अगर प्लस 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम का चार्ज आ गया है, तो ये बताओ कि 1 कूलम का चार्ज लेने के लिए कितने सेकंड चाहिए होंगे। तो x इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी -10। ओके, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 10/16 इंटू 10⁻10, एंड दिस विल बिकम 100/16 इंटू 10⁻9। ओके, 100/16 इंटू 10⁻9, एंड दिस विल बिकम 6.25 इंटू 10⁻9 कितना सेकंड। इतना सेकंड लगेगा बॉडी को 1 कूलम का चार्ज अटेन करने के। ठीक है, so this have completed the full solution of the assignment 12-101. 12-102 will be uploaded soon. ठीक है, आप लगाते रहिए, सॉल्यूशन मैं देता रहूंगा, आप मिलाते रहिएगा। किसी को कॉपी चेक करवानी होगी उसको दे दीजिएगा। ठीक है, हालांकि बेहतर ये रहेगा कि आप मिलाते रहिए। ठीक है ना, जहाँ भी आपको डाउट है वो हमको बता सकते हैं, हम आपको वो कॉपी चेक करके क्वेश्चन हमको बता देंगे। ठीक है।